नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विजन क्लासेस में। साथियों, कंप्लीट पॉलिटी सीरीज का आज ये 13वां लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब कि डीपीएसपी को पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने मौलिक अधिकार मतलब कि फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा था। तो साथियों, इस क्लास में हम लोग डीपीएस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस की बात करें, या फिर यूपी ट्रिपल एससी की बात कर लें, एसएससी की बात कर लें, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी को हम लोग इसमें कवर कर रहे होंगे। उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी को हम लोग देख रहे होंगे। तो साथियों, आपको इसमें हम बता दें कि इस क्लास में हम जितने भी प्रमुख संविधान संशोधन हैं उनको कवर किया है, और मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच में क्या संबंध है उसको हमने कवर किया है। डीपीएसपी की क्या उपलब्धियां रही हैं उन चीज़ों को भी हमने कवर किया है, और मौलिक अधिकार और डीपीएसपी से संबंधित जितने भी वाद होते हैं उन सभी चीज़ को कंप्लीट किया है। तो एक एक करके चीज़ों को हम देख लेंगे। ये थोड़ा सा प्रीव्यू हमने दिखा दिया है। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले देखेंगे कि संवैधानिक प्रावधान क्या है। संविधान में बात करें तो आप देखेंगे कि भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख है, और इसके लिए अनुच्छेद क्या है, तो अनुच्छेद 36 से 51 है। और साथियों, अगर बात करें कि स्रोत की कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है अपने संविधान में, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा, एक पॉइंट इसमें है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आगे देखेंगे साथियों। अच्छा, इसका डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, तो डीपीएसपी का उद्देश्य भाई क्या है, डीपीएसपी का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। कहने का मतलब यह है कि भाई डीपीएसपी किस पे लागू होते हैं। इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि इसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब कि राज्य में किस प्रकार की नीतियां हैं, उनके निर्देश क्या हैं, उन चीज़ों का यहाँ पर किस प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है। भाई किस प्रकार से समाज का उत्थान किया जा सकता है, आर्थिक चीज़ें किस प्रकार से बेहतर की जा सकती हैं, तो उन सभी का डीपीएसपी में जिक्र है, या वो चीज़ें डीपीएसपी के तहत सक्रिय मानी जाती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे साथियों। तो डीपीएसपी का वर्गीकरण। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। डीपीएसपी का वर्गीकरण हमने 3 तरीके से दिखाया है, जैसे कि क्वेश्चन बनता भी है। तो हमने एक तरफ दिखा दिया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे समाजवादी सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी, या इसको आप कह सकते हैं बौद्धिक सिद्धांत। तो इनसे क्वेश्चन बनता है कि कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं डीपीएसपी के जो समाजवादी सिद्धांत को व्यक्त करते हैं। तो ऐसे ऑप्शन में आ जाता है, मान लीजिए ऑप्शन आ गया भाई 38, 39 एक ऑप्शन, और मान लीजिए दे दिया 40, और एक दे दिया मान लिया 43 दे दिया। तो आपसे पूछ लेगा भाई इनमें से कौन सा अलग है, इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग साथ में नोट डाउन करते चलिए, इनको आप नोट कर लीजिए कहीं पर। तो यहाँ पर देखेंगे समाजवादी सिद्धांत के कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 38, 39, 39 का या 39 ए भी लिख सकते हैं, 41, 42, 43, 43 का और 47। वहीं गांधीवादी सिद्धांत की बात करें तो 40, 43, 43 खा, 46, 47, 48। यहाँ पर आप देखेंगे कि इससे भी क्वेश्चन बना है कि कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं जो समाजवादी सिद्धांत को और गांधीवादी सिद्धांत दोनों को व्यक्त करते हैं। तो भाई 43 की बात करें, 43 और 47 ये दोनों को व्यक्त करते हैं। वहीं उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत की बात करें तो 44, 45, 48, 48 का, 49, 50 और 51। तो ये थे। अब साथियों, हम लोग आगे एक एक आर्टिकल जितने भी हैं सभी को हम बहुत अच्छे से और पूरे डिटेल तरीके से देखेंगे। तो चलिए साथियों, बात करें अगर अनुच्छेद 36 की, तो अनुच्छेद 36 में दिया गया है राज्य की परिभाषा। अच्छा, आप पिछली क्लास में देखे होंगे कि जो आपका अनुच्छेद 12 था, भाग 3 में अनुच्छेद जो 12 था उसमें भी दिया गया था राज्य की परिभाषा। यहाँ भी आपको अनुच्छेद 36 में क्या मिलेगा, राज्य की परिभाषा मिलेगी। क्योंकि हम लोग डीपीएसपी को पढ़ रहे हैं तो यहाँ राज्य की परिभाषा तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 37 की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है, डीपीएसपी न्यायालय द्वारा
निष्पादित नहीं है। तो DPSP भाई न्यायालय द्वारा निष्पादित नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये 37 में लिखा गया है। वहीं अगर 38 की बात करें तो 38 में क्या है, जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा। अच्छा भाई 38 में ये चीज़ें दी गई हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि DPSP का मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार की नीतियाँ बनाई जाएं जिससे राज्य का उत्थान हो। तो भाई उसके लिए क्या सामाजिक व्यवस्था बनाई जा सकती हैं जिनसे कि बढ़ावा मिल सके, तो उन्हीं का इसमें जिक्र है 38 में। अच्छा इसमें अगर आप क्लॉज भी देखेंगे तो अगर ये देखेंगे आप 38(1), तो 38(1) में दिया गया है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। भाई न्याय भी चाहिए, समाज का अगर उत्थान करना है तो न्याय भी चाहिए। तो 3 प्रकार के आपको न्याय का जिक्र यहाँ भी किया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। हमने इसको जब हम प्रस्तावना पढ़ा रहे थे तो उसमें भी बताया था कि 3 प्रकार के न्याय हैं। वहीं अगर बात करें 38(2) की, तो 38(2) में है आय समानताओं को कम करना। आय असमानताओं को कम करना। असमानताओं का मतलब क्या हुआ कि भाई समाज में हर तरह के लोग हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आय की जो असमानताएं हैं उनको हम कम करें, मतलब कि सभी की आय एक समान हो सके, जिससे कि ऊंच नीच का ज़्यादा फर्क ना हो। तो ये चीज़ें हैं, इसके द्वारा भाई गरीबी भी कम की जा सकती है। ये चीज़ें हैं। आगे देखेंगे साथियों, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 39 की, अनुच्छेद 39 की, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार से क्वेश्चन बनता है। तो इसमें क्या लिखा गया है, राज्य के अनुसरण हेतु नीति सिद्धांत। राज्य के अनुसरण हेतु नीति सिद्धांत, तो इसमें कुछ पॉइंट अलग से भी दिए गए हैं जिनको हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं। जैसे ये अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 39 में, इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका पुरुष हों या फिर महिलाएं हैं, तो इनसे आजीविका में भाई इनमें बस ये है कि थोड़ा सा जो ये राज्य है इस तरीके के नियम बनाए जिनसे कि सभी वर्गों का उत्थान हो सके, चाहे वो महिला पुरुष हो। तो भाई ऐसी व्यवस्था बनाए कि पुरुष और स्त्री दोनों को क्या मिल सके। अगर कहीं वो मजदूरी कर रहे हैं तो समान मजदूरी मिल सके। और मान लीजिए कि संसाधन है तो संसाधन, अगर कोई गवर्नमेंट संसाधन है या जो भी है, तो उसमें सभी का स्वामित्व होना चाहिए। आगे देखेंगे आय उत्पीड़न और विकेंद्रीकरण, इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है इसमें अलग अलग टाइप से। वहीं बात करें अगर 39 का की, तो अगर 39 का की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 39 का। इसमें क्या क्या दिया गया है, निःशुल्क विधिक सहायता। विधिक सहायता क्या होती है, विधिक सहायता मतलब कि जुडिशरी हेल्प। तो भाई आप अगर किसी समस्या में हैं तो आप अगर विधिक सहायता मांगेंगे तो इसके लिए आपको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। तो ये अच्छा जोड़ा कब गया, ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसको तो आप ध्यान में रखिएगा। और तो ये हुआ आपका 39 का। अब आगे हम देखेंगे 40 में। अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 40 में दिया गया है ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत दिया गया है। वहीं पर अनुच्छेद 41 की बात करें तो काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता। अब देखिए इनको भाई याद कैसे करना है, आप ध्यान में रखेंगे अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत दिया गया है। अब भाई उसके बाद में अनुच्छेद जो 41 है, इसमें काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता की बात की गई है। अब उसके बाद में क्या होगा कि भाई यहाँ मान लीजिए काम मिल गया। अब वो काम मिल गया तो अनुच्छेद 42 में क्या है, काम की न्याय संगत दशा व प्रसूति सहायता। तो मतलब भाई काम मिल गया तो आपका जो काम होगा वो थोड़ा न्याय संगत होना चाहिए, ये नहीं कि उलूल जुलूल काम आपको करवा दिया जाए, ऐसा नहीं। इस चीज़ को किस में दिया गया है, इस चीज़ को अनुच्छेद 42 में दिया गया है। और यहाँ पर एक वर्ड निकल के आता है प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता क्या है, प्रसूति सहायता ये हुआ कि मान लीजिए कोई महिला है, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे है, तब ऐसा नहीं है कि उसको फिर हार्ड वर्क करवाया जाए, या फिर मान लीजिए वो अगर लीव लेना चाहती है, तो अगर वो लीव ले ली तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि उसका जो वेतन है वो काट लिया जाए, ऐसा नहीं है। उसमें उसको आरक्षण, कुछ ना कुछ आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये यहाँ पर प्रसूति सहायता की बात की गई है। वहीं पर बात करेंगे अनुच्छेद 43 की, तो अनुच्छेद 43 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 43 में दिया गया है निर्वाह योग मजदूरी। अब भाई एक बार यहाँ पर देखेंगे, देखिए भाई अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत, 41 में काम मिल गया। अब 42 में क्या हो कि न्याय संगत भाई काम था, चलिए न्याय संगत काम। अब भाई काम जो है आपका न्याय संगत है, कोई उलझुल काम नहीं है, तो इसके लिए
भाई पैसा भी तो मिलेगा। तो निर्वाह योग 43 में क्या है, निर्वाह योग मजदूरी, कि भाई जो आप जितना भी आप काम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर दो सब क्लास बनाए गए हैं, इनको भी देख लेंगे। तो अगर अनुच्छेद 43 का की बात करें तो इसमें दिया गया है उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये कब जोड़ा गया भाई, तो ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अनुच्छेद 43 खा में क्या कहा गया, सहकारी समितियों को बढ़ावा, जो सहकारी समितियां हैं उनको थोड़ा बढ़ावा मिले जिससे कि रोजगार के अवसर और बन सके, तो ये चीज़ें। चलिए अनुच्छेद 44 में अब देखिए क्या आ गया, अनुच्छेद 44 में आ गया कि भाई अब देखिए पहले क्या था, काम मिला तो काम न्याय संगत होना चाहिए, फिर उसके लिए मजदूरी होनी चाहिए। अब 44 में क्या देखेंगे, 44 में समान नागरिक संहिता, मतलब कि जो भी नागरिक हैं उनको समान नागरिक संहिता, एक तरीके का कानून हो चाहिए सभी को एक तरीके से, जिससे कि एक तरीके से न्याय मिल सके, एक तरीके से उनको संरक्षण मिल सके। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे। अनुच्छेद 45 की बात करें तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा व देखभाल। अच्छा, यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात सबसे पहले जो आपको देखना है, ये देखना है कि ये अनुच्छेद जो 45 है ये आपका 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में से जोड़ा नहीं, यहाँ पर परिवर्तित विषय देखिए, यहाँ पर हमने इसलिए मेंशन किया परिवर्तित विषय, मतलब कि यहाँ पर देखेंगे तो ये जोड़ा नहीं गया, नया नहीं बनाया गया है। अगर कोई नया बनाया गया होता ऐसे लिखा होता का खा गा, इस तरीके से कुछ ना कुछ लिखा होता, तो ये पहले से था, इसको इसका विषय परिवर्तित किया गया। तो इसमें क्या डाला गया है, 0 से 6 वर्ष के जो आपके 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं इनकी शिक्षा का देखभाल, इसी में आपका आंगनबाड़ी वगैरह आता है, शिक्षा का देखभाल या उनको उनको पौष्टिक न्यूट्रिशंस मिल सके उन चीज़ों का देखभाल अनुच्छेद 45 में है। चलिए अनुच्छेद 46 की अगर हम बात करते हैं तो 46 में हम देखेंगे आपका SC ST और अन्य कमज़ोर वर्गों के हितों की अभिव्यक्ति। 47 में वहीं देखेंगे तो पोषण स्तर व जीवन स्तर में सुधार। भाई इसमें 47 का पोषण स्तर जो जीवन स्तर सुधार का मतलब क्या हुआ कि जो भी नागरिक हैं राज्य के, तो राज्य उन पर कुछ ऐसी विधियाँ बनाए, ऐसे मतलब कि वो योजनाओं का क्रियान्वयन करे जिससे कि पोषण स्तर में सुधार हो, जीवन स्तर जिससे बेहतर हो, भाई आदमी का मानसिक डेवलपमेंट किया जा सके, इस तरीके की योजनाएं बना सकता है। चलिए ठीक है। 48 में देखेंगे तो हम 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है 48 का में क्या 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 लिखा गया, देखिए यहाँ पर का लिखा है, इसका मतलब क्या अलग से जोड़ा गया है। तो जिसमें क्या है, पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन, मतलब कि पर्यावरण का आप संरक्षण कीजिए और पर्यावरण को बढ़ावा दीजिए। तो इसको कब जोड़ा गया, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि कब जोड़ा गया कब नहीं जोड़ा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 49 अनुच्छेद 49 के, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, जो भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उनका क्या करना चाहिए, हम लोगों को संरक्षण करना चाहिए। अनुच्छेद 50 की बात करें तो न्यायपालिका मतलब जुडिशरी और कार्यपालिका का पृथक्करण। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से, एग्जीक्यूटिव से अलग होनी चाहिए, पूरी तरीके से पृथक होनी चाहिए। ये नहीं कि कार्यपालिका न्यायपालिका को ऑर्डर दे या फिर उसको बताए भाई ऐसे काम करना है ऐसे काम करना है, या ये दोनों मिलजुल कर अगर काम करेंगी तो स्वतंत्र रूप से नहीं देखी जा सकेंगी। इसलिए इनका पृथक्करण होना बहुत ज़रूरी है कि न्यायपालिका कार्यपालिका को डिस्टर्ब ना करो और कार्यपालिका न्यायपालिका को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 59 की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा, मतलब कि राज्य ऐसी विधियाँ बनाए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा हो। ये नहीं कि वो राज्य बदले कि दूसरा जो राज्य है उससे डेली युद्ध छेड़ दे, तो इससे क्या होगा, इससे अंतर्राष्ट्रीय भाई जो शांति है, किसी भी देश की जो शांति है वो भंग हो जाएगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान में राज्य को रखना होता है। वहीं अगर हम बात करें तो आपके जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सारे कवर हो गए यहाँ पर। अब हम देखेंगे प्रमुख संविधान संशोधन। प्रमुख संविधान संशोधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एकदम लिख लीजिए आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, और इसको शॉर्ट नोट के तरीके से आप नोट भी कर लीजिए। प्रमुख संविधान संशोधन क्या हैं, डीपीएसपी से संबंधित क्या संशोधन है। तो आप देखेंगे 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें क्या जोड़ा गया, आपका 39 का जोड़ा गया। हम 39 का को पहले पढ़ भी चुके हैं। 39 में का में क्या था कि मतलब कि ये आपका 39 का में आपका था क्या था, निःशुल्क विधिक सहायता थी। मतलब कि जो आपको सहायता लेनी है तो ये आपको विधिक जो सहायता होगी ये क्या होगी, निःशुल्क होगी, नहीं शुल्क होगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 43 भाई आर्टिकल नंबर इसमें और क्या जोड़ा गया, 43 का जोड़ा गया और 48 का जोड़ा गया। वहीं देखेंगे 44वां संविधान संशोधन, इसमें क्या जोड़ा गया आपका 38(2) और 86वां संविधान संशोधन 2002 है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002, इसकी विषय वस्तु परिवर्तित की गई और क्या जोड़ा, ये किस में परिवर्तित की गई, तो आपके अनुच्छेद 45 में की गई। वहीं देखेंगे संविधान 57वां संविधान संशोधन 2011, इसमें क्या कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, तो 43 खा जोड़ा गया है। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया आपके जो भी संविधान संशोधन थे वो हो गए। अब आगे हम देखेंगे मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर है। तो भाई इस चीज़ को हम मौलिक अधिकार को कल पढ़ ही लिए थे, तो आज हम देख लेंगे कि इसमें भाई क्या अंतर है। तो इसमें क्या अंतर है देखेंगे हम दोस्तों। तो आप देखेंगे कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो क्या है, प्रवर्तनीय है। मौलिक अधिकार का प्रवर्तन किया जाता, लेकिन डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है, इनका परिवर्तन नहीं किया जाता। आगे देखेंगे जो मौलिक अधिकार हैं वो व्यक्ति केंद्रित हैं। मतलब मौलिक अधिकार मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके मौलिक अधिकार का हनन हो गया है, तो ये किसी व्यक्ति पर केंद्रित होता है। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन होगा या दो व्यक्ति का हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, समूह केंद्रित, मतलब कि डीपीएसपी क्या है भाई, डीपीएसपी राज्य का निर्देशक, तो ये पूरे समूह की बात करेगा। जब भी करेगा तो पूरे समूह की बात करेगा, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करेगा। जो भी विधियाँ बनाएगा तो पूरे समूह या पूरे राज्य के लिए बनाएगा। आगे देखेंगे निजी व्यक्ति व राज्य का प्रतिबंध, निजी व्यक्ति व राज्य पर प्रतिबंध। भाई इसमें क्या होता है, भाई निजी व्यक्ति की बात करता है, भाई किसी व्यक्ति की तो बात करेगा मौलिक अधिकार, लेकिन इसमें क्या है, राज्य पर सकारात्मक दायित्व। भाई राज्य जो भी बनाएगा वो सकारात्मक चीज़ें बनाएगा, जिससे कि जितने भी जो भी पॉपुलेशन है उसका आर्थिक और सामाजिक उत्थान किया जा सके। वहीं नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे तो मौलिक अधिकार में क्या है, लोकतंत्र व नागरिक अधिकार। भाई इसमें एक पर्सनल नागरिक अधिकार होते हैं, उस पर चर्चा होती है। लेकिन अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र। चलिए, तो ये हो गया। अब आगे हम देखेंगे दोस्तों डीपीएसपी की भाई क्या उपलब्धियाँ रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो चलिए देखते हैं। भाई काम करने का अधिकार मिला इससे, डीपीएसपी से। भाई कोई व्यक्ति है वो किसी भी राज्य के अंतर्गत वो काम मांग सकता है, ठीक है। जैसे कि आप मनरेगा में देखेंगे, मनरेगा अब परिवर्तन कर दिया गया इसका नाम हो गया बीजी राम जी, भी आप ध्यान रखिएगा। तो मनरेगा अधिनियम कब आया, 2005 में आया। आगे देखेंगे शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम कब का है, तो ये है आपका 2000 देख लीजिए 2009 का है, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे तो महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। महिला सशक्तिकरण प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे पर्यावरण संरक्षण में क्या दिया गया, वन्य जीव संरक्षण 1972 और जैव विविधता 2002। नेक्स्ट देखेंगे पंचायती राज में क्या है, पंचायत अधिनियम 1996, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, पंचायत अधिनियम 1996। और ये पंचायत अधिनियम जो है पंचायती राज आप देखेंगे 73वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन, इसमें बात की गई है। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे मौलिक अधिकार और डीपीएसपी से संबंधित जो प्रमुख वाद हैं इनको देख लेंगे दोस्तों। तो चलिए हम आपको एक बार बता दें, जैसे यहाँ पर चंपकम दोराई राजन 1951 में आया। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो बातें की गई, यहाँ पर केवल डीपीएसपी से संबंधित हमने बातें रखी हैं, बाकी बातें नहीं रखी। अब ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल डीपीएसपी से संबंधित इन्होंने बातें की, इन्होंने और भी बातें की हैं, लेकिन हमने यहाँ पर डीपीएसपी और मूल अधिकार से संबंधित बातें रखी हैं। चलिए साथियों, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए
और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए साथियों आगे देखते हैं हम। तो देखेंगे सबसे पहले चंपकम दोराई राजन, ये आया कब है? 1951 में। कई बार पूछा गया भाई कि ये कब आया। इस चीज़ को आप डेट और सन हमेशा याद रखें। इनमें क्या कहा गया? मूल अधिकार डीपीएसपी से ऊपर हैं। तो मूल अधिकार को उन्होंने डीपीएसपी से ऊपर बताया। और क्या बताया? मूल अधिकार में संशोधन संभव है। जो आपके मूल अधिकार हैं उनमें संशोधन किया जा सकता है। चलिए अब गोलकनाथवाद, देखिए इन सब के जो सन है इनको ध्यान रखिए। कभी कभी अरेंज करने में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वाद पहले आया कौन सा बाद में आया। इस चीज़ को अरेंज में पूछ लेता है। पीसीएस में तो मैक्सिमम पूछता है। अभी आर ओ आ रहा उसमें भी पूछेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान से डेट को और जितने भी वाद हैं इनको लिख लीजिएगा। तो गोलकनाथवाद में क्या कहा गया? डीपीएसपी लागू करने के लिए संसद मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती है। अगर डीपीएसपी लागू करने हैं तो किसी के मूल अधिकारों को कम नहीं किया जाता है, ऐसा गोलकनाथवाद में कहा गया। आगे देखेंगे केशवानंद भारतीवाद में क्या कहा गया। तो इसमें कहा गया डीपीएसपी को प्रभावी बनाने वाले कानून व्यर्थ हैं। अगर कोई भी कानून ऐसे हैं जो डीपीएसपी को प्रभावी बना रहे हैं तो वे व्यर्थ हैं। आगे देखेंगे हम मिनरवा मिल मामला कब आया। तो यह है 1900। अच्छा एक चीज़ केशवानंद भारती में बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, देखिए जो केशवानंद भारती आपका था ये केवल डीपीएसपी के लिए, वैसे तो सभी मतलब केवल डीपीएसपी के लिए नहीं है भाई। आप देखेंगे कि इन्होंने संविधान से रिलेटेड बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं केशवानंद भारतीवाद में। और ये सबसे ज़्यादा बेंचेज वाला जजेज वाला यही केस था। इसमें 13 जजेज थे। तो इसमें जो फैसला आया था वो 7 और 6 के रेशियो से आया था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। जब हम कंप्लीटली बात पढ़ाएंगे तो इसमें एक चीज़ इसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी हमने डीपीएस पे संबंधित केवल यहाँ पर बात की है। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे तो बात करें अगर मिनरवा मिल्स मामला। तो मिनरवा मिल्स मामला क्या था? मिनरवा मिल्स मामला आया कब? तो 1980 में आया। इसमें क्या क्या है? मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व दोनों क्या हैं? बराबर हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन्होंने ये मिनरवा मिल्स केस में ये इतना बताया गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी ये क्लास कंप्लीट होती है। ऐसे ही आप लोगों को कंप्लीट पॉलिटिक्स लगातार वीडियो मिल रही होंगी और विश्वास के साथ में आप लोग चैनल बने रहिए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। आप हमारे साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर आपको नोट्स नहीं बनाना तो 1 से 2 बार आप वीडियो देख लेंगे तब भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को एंड करते हैं। क्लास कैसी लगी आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को हमारे एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो चलिए दोस्तों क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।